हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर आपको कवर करवा दिए हैं, जिसमें मैंने स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य और संविधान क्या होता है उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। ठीक है। और राज्य के बारे में समझना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि अगर आपको राज्य मीनिंग का अर्थ ही नहीं समझ में आया तो आपको पॉलिटी में समझने में बहुत दिक्कत आएगी। आप राजनीति को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है भारत के संविधान की विकास यात्रा। मतलब कि भारत का संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में और कैसे हुआ। ठीक है। इस टॉपिक के 5-7 पार्ट आएंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसको एक बार डिस्कस कर लेने के बाद आपको किसी बुक, किसी के नोट्स या किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आप अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए। पहली बार में आपको नोट्स नहीं बनाने। ठीक है। पहली बार में आपको नोट्स नहीं बनाने। पहली बार वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है। पहली बार वीडियो को अच्छे से देखें और उसको समझें कि क्या समझाने का प्रयास किया गया है इसमें। ठीक है। उसके बाद सेकंड बार देखने के बाद अपनी लैंग्वेज में, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे मत बनाना। जो आपने समझा है उसको अपनी दिमाग से, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसको नोट करना है। ठीक है। तो किसी के पढ़ाए हुए या फिर किसी के दिए हुए नोट एज इट इज़ नहीं बनाया करते। जो चीज़ें आपने किसी के नोट से पढ़ी हैं उन चीज़ों को पहले समझे और प्रैक्टिकली सोच के देखें कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद खुद की समझ के अनुसार अपना नोट्स बनाएं। ठीक है। क्योंकि आपको अपने दिमाग के अनुसार चलना है, किसी और के दिमाग के अनुसार नहीं चलना। ठीक है। आज हम जो कवर करेंगे वो करेंगे भारत के संविधान की विकास यात्रा, कि भारत के संविधान का निर्माण किन लोगों ने कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ था। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि भारत के संविधान के विकास यात्रा, या कहें कि भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, एक्चुअली हर देश के संविधान के निर्माण का इतिहास अलग रहा है। जैसे मैं बात करूं अमेरिका का, उसका इतिहास अलग रहा है कि उनका संविधान कैसे और किन परिस्थितियों में बना था। ब्रिटेन का तो है ही अलग, फ्रांस का भी अलग रहा, जर्मनी का भी अलग रहा। तो हर देश का अलग अलग रहा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि भारत के संविधान के विकास की यात्रा को समझना है, कि उसके संविधान, भारत के संविधान का निर्माण कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ था। ठीक है। इससे पहले भी आपने थोड़ा इसके बारे में पढ़ भी रखा होगा। चलो, अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है एक। आप जब भी ये टॉपिक पढ़ते हो, भारत के संविधान की विकास यात्रा, या फिर जैसे हम लक्ष्मीकांत की बात करेंगे, लक्ष्मीकांत बुक में है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है। हम वहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है। तो जब हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ते हैं तो इसका मतलब यही निकलता है कि भारत के संविधान का निर्माण 1773 से शुरू हुआ था, या कहें हम कि भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 1773 से शुरू हुई और जाकर एट लास्ट 1950 में, नवंबर 1950 में ख़त्म हुई थी। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है। आप ज़रा दिमाग लगाकर सोचिए कि 1773 का टाइम पीरियड है। 1773 वो किसका काल हुआ करता था? राजा महाराजाओं का समय था। ठीक है। उसके बाद उस समय कोई, किसी भारतीय को इतनी नॉलेज थी या फिर इतना ज्ञान था कि हम 1773 से अपना संविधान बनाना शुरू करते हैं और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा संविधान इतना मैच्योर हो जाएगा और उसके बाद हम अपने देश की व्यवस्था या फिर कहीं कानून व्यवस्था और या अपने देश का संचालन एक संविधान या एक कानून के अनुसार करेंगे। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। अगर आप कहते हो कि सर 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है। और कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था? कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें केवल भारतीय होंगे। ठीक है। और वही संविधान सभा भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए अपनी मर्जी से एक संविधान बनाएगी। अगर वो संविधान सभा या वो भारत के लोग जिन्होंने जो संविधान बनाएंगे, वो अपने पूरे देश को उस संविधान के अनुसार अगर रेगुलेट करने में सफल हुए तो हम यहाँ से छोड़ छाड़ कर सब चले जाएंगे अपने देश, और उसके बाद की राज व्यवस्था और शासन व्यवस्था भारतीय खुद करेंगे। ये बोला था कैबिनेट मिशन ने। ठीक है। और राज व्यवस्था, राजनीति मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। ये कैबिनेट मिशन ने बोला था। तो चलो, उसको तो हम मान लेते हैं कि कैबिनेट मिशन का हमारे संविधान के निर्माण से गहरा संबंध था। ठीक है। तो
हम किताब में फिर ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू क्यों करते हैं, ठीक है। या हम ये कहें कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसका हमारे संविधान के निर्माण से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये तब पता चलेगा ना जब आपको इसके पीछे का इतिहास पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको जो भी बताऊंगा उसका एक ठोस कारण और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उससे अवगत कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में एक कहानी की तरह फिट बैठ जाए, आपको याद ना करना पड़े। क्योंकि आप बुक में जाओगे, बुक में क्या है कि 1773 का जो एक्ट था उसमें उसके प्रोविज़न थे, ठीक है, उसमें उसके प्रावधान थे कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, और प्रावधान को क्या कर लेते हो आप, याद कर लेते हो और थोड़े दिन बाद आप फिर उसको भूल जाते हो, ठीक है। तो आज मैं जब आपको बताऊंगा आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट और उस समय का कारण, उन परिस्थितियों का और उस समय की जो स्थितियाँ थी उससे अवगत कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि ये 1773 का रेगुलेटिंग क्यों आया था, ठीक है। क्या ये भारतीयों के लिए था या फिर इसको किसने बनाया था, ठीक है, और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ठीक है, ये किस लिए आया था। सबसे पहले प्रश्न आपको यही जानना है, ठीक है। तो ये जानने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में एक स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर आपको पता चलेगा कि ये 17, क्योंकि अकेला 1773 का एक्ट नहीं आया था, आपको पता है 1773 का आया, फिर 1784 का आया, फिर 1793 का आया, फिर 1813 का आया, फिर 1833 का आया, फिर 1853 का आया, फिर 1858 का आया, फिर 1861 का आया, 1892 का आया, 1909 का आया, 1919 का आया, 1935 का आया और लास्ट में 1947 का आया, ठीक है। तो इन एक्टों से भारत के संविधान का के निर्माण का क्या संबंध है, तो ये तब पता चलेगा ना आपको जब पीछे की स्थिति और उस समय की स्थिति और कंडीशन का आपको ज्ञान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक देखिए मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट आपको बताया, ठीक है, तो मैं उसके बाद आपसे पूछूंगा कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको समझ में आ जाता है तो नीचे लाइव चैट का ऑप्शन चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर यस लिख दें, ठीक है। अगर वो उस पॉइंट पर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, वो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज करें और लाइव चैट पे जाएं और वहाँ पे जो भी ना समझ में आया पॉइंट उसको टाइप करें, आपको इमीडिएटली आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे आपके मन में, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं कि 1773 का ये एक्ट क्यों लाए गए थे, ठीक है, और भारत के संविधान से इनका क्या संबंध था, ठीक है। आपको पता है कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी स्थापना 1600 ईस्वी में, ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, ब्रिटेन में, ये आपको पता ही है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या था, व्यापार करना, क्योंकि कंपनी है तो इसका मुख्य कार्य क्या था, व्यापार करना, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि जब 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत में क्या चल रहा था, या कहीं हम उसके समकालीन भारत में क्या परिस्थितियाँ थी, क्योंकि उस समय की अगर पूरी परिस्थितियों के बारे में आपको पता होगा तब इन चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अन्यथा फिर आप एक याद करने वाले स्टूडेंट ही रह जाएंगे, फिर तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। उस समय अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो चल रहा था वो था मुगल काल, ठीक है। और मुगल काल में जो उस समय बादशाह थे, मुगल बादशाह, वो थे अकबर, ठीक है। तो कई बार ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तो बच्चे जहांगीर और मुगल अकबर को लेकर बड़े ही कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जब स्थापना हुई थी तब मुगल बादशाह अकबर था, और जब वो व्यापार करने भारत आए थे, जब वो भारत एंट्री की तब मुगल बादशाह चेंज हो गया था, तब जहांगीर आ गया था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, तो दोनों याद रखना, ठीक है। अब पहला प्रश्न उठता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका मुख्य कार्य था व्यापार करना, और ये भारत आने वाली थी, ये तो तय था, तभी तो नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तभी भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं, या इससे पहले भी कुछ था, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप से जुड़े, इससे पहले भी था, ठीक है। वो थोड़ा इतिहास जान लीजिए, वो तो बाकी मैं आपको डिटेल में जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो हिस्ट्री में आपको एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ आज उस कुछ थोड़े थोड़े इतिहास, थोड़े थोड़े पॉइंटों की जरूरत है जिससे आप परिस्थितियों को समझ पाएँ, ठीक है। बस उसका तो आज हम ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको एक्टों के बारे में बताऊंगा कि एक्ट क्यों आए थे, ठीक है।
तो उससे पहले भी व्यापार होता था, और व्यापार होता था कैसे? अरब लोगों की वजह से, क्योंकि जो अरब लोग थे, अगर देखेंगे जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अरब प्रायद्वीप में पड़ती हैं लगभग, ठीक है। वहाँ के लोग क्या करते थे, भारत से माल उठाया और उठाकर कहाँ बेच आते थे? यूरोप में, खासकर ब्रिटेन में या फिर यूरोप की जितनी भी कंट्री थी लगभग उनमें बेच दिया करते थे, ठीक है। और इससे क्या होता था, अरब के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर क्या था, अगर आप यूरोप की कंडीशन देखेंगे, जोग्राफिकल कंडीशन, वो कर्क रेखा से भी ऊपर पड़ता है, ठीक है। अगर कर्क रेखा से भी ऊपर पड़ता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है। और ठंड होने की वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा मसाले वाला खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मसालेदार, ठीक है। और क्योंकि वहाँ लोग नॉन वेज तो ज़्यादा खाते ही हैं, ठीक है, और उस नॉन वेज में उनको टेस्ट भी चाहिए था, और टेस्ट के लिए मसाले चाहिए थे, और जो मसाले वहाँ पर नहीं मिलते थे। और मसाले कहाँ मिलते थे? भारत में, खासकर केरल में। लगभग भारत के पूरे क्षेत्र में मसाले, काली मिर्च वगैरह सब मिलता था, ठीक है। तो यूरोप के लोग क्या करते थे, सॉरी अरब के लोग क्या करते थे, भारत से माल उठाया, मसाले उठाए और जाके यूरोप में बेच देते थे, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुए, बहुत दुगने प्रॉफिट हुए, ठीक है। तो ऐसे व्यापार होता था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत कहाँ आई? ठीक है, दिक्कत कहाँ है? क्योंकि मान लीजिए यूरोप के किसी व्यापारी ने, सॉरी अरब के किसी व्यापारी ने यूरोप के किसी व्यापारी को माल बेचा, ठीक है, तो वो तो उसका प्रॉफिट तो यूरोप के व्यापारी को भी मिलेगा, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ आई? एक बार क्या हुआ कि यूरोप के व्यापारियों, या कहें यूरोप और अरब के लोगों के बीच में हो गया युद्ध, ठीक है। और उस युद्ध में क्या हुआ? यूरोप की हार हुई, ठीक है। तो अब यूरोप के लोगों के पास, या कहीं हम ब्रिटेन के पास दो ही ऑप्शन थे। क्या? या तो वो अपने व्यापार को बंद कर दें, ठीक है, जो इम्पॉसिबल नहीं था, या फिर कोई दूसरा रास्ता निकालें भारत के साथ व्यापार करने का। ये पता था उनको कि ये बाहर से माल लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, भारत के लिए रास्ता खोजने के लिए कई खोजें स्टार्ट हुई, जिसमें आप वास्को डी गामा, कोलंबस का नाम जानते हो, ठीक है। तो उसमें तो हम अभी जाएंगे नहीं, को तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बहरहाल जैसे कैसे भारत की रास्ते की खोज हुई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इसकी स्थापना के पीछे एक कारण तो ये था कि जो अरब व्यापारियों के द्वारा जो माल आता था वो आना बंद हो चुका था, ठीक है। एक कारण तो ये था। बट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पीछे जो मेन रीज़न था, वो था, जो मेन, अगर मैं बात करूँ मेन रीज़न था, जो मुख्य कारण था, वो था वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका था। कंपटीशन वहाँ पर क्या हुआ, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया ब्रिटेन में। और कंपटीशन किस में बढ़ा? वहाँ के जितने भी व्यापारी थे आपस में, उनमें क्या हुआ, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ब्रिटेन है ना, जो ब्रिटेन, या हम पूरे यूरोप की बात करें, पूरा यूरोप ना वहाँ पे बिजनेसमैनों का है, ठीक है, व्यापारियों का है पूरा यूरोप। कई लोगों का ना शौक होता है व्यापार करना, और वहाँ की जो इकोनॉमी है वो पूरी बिजनेस बेस्ड है। कई लोगों का शौक होता है व्यापार करना। तो ब्रिटेन में काफ़ी व्यापारी हो चुके थे, और जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। और कंपटीशन बढ़ने की जो सबसे मुख्य वजह थी, जो इस पूरे दौर का जो सबसे मुख्य कारण माना जाता था, वो था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यूरोप में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। और क्रांति का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी सामान्य स्तर से एकदम से बढ़ जाए, जब कोई वस्तु किसी सामान्य स्तर से एकदम से बढ़ जाए तो वो क्रांति कहलाती है, ठीक है। और अगर मैं आपको औद्योगिक क्रांति का मतलब बताऊं सीधे सीधे शब्दों में, कि जब उत्पादन मशीन से होने लगे, उत्पादन मशीन से होने लगे, तब वो क्या कहलाता है, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। बट इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, अगर आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए ना कि मशीन से पहले क्या था। मशीन से पहले जो उत्पादन होता था वो हाथों से होता था, जिनको हम क्या बोलते थे, हथकरघा उद्योग, ठीक है। और हथकरघा उद्योग में क्या था दिक्कत, कि देखिए प्रोडक्शन के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, प्रोडक्शन के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो कच्चा माल और दूसरा मार्केट, ठीक है। तो हाथों से क्या आता था कि जब हाथों से जब प्रोडक्शन होती थी तो कम कच्चा माल लगता था, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक वस्तु का प्रोडक्शन मशीन से होगा और एक वस्तु का प्रोडक्शन हाथ से होगा, ठीक है। तो आपको पता है कौन जल्दी प्रोडक्शन कर देगी, मशीन जल्दी कर देगी, और हाथ से लेट होगा, ठीक है। और सॉरी, और दूसरी दिक्कत क्या थी, कि जब हाथ से प्रोडक्शन होती थी तो उसमें क्या था, जो लेबर कॉस्ट थी वो ज़्यादा आती थी अकॉर्डिंग टू मशीन के,
ठीक है। तो जब हाथों से प्रोडक्शन थी तब तो कम कम कच्चा माल लगा और उसकी सप्लाई मार्केट में जल्दी हो जाती थी और वो जल्दी बिक जाता था, स्टॉक नहीं बचता था, ठीक है। और जैसे ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया, ठीक है। प्रोडक्शन क्या हुआ, एकदम से बढ़ गया। और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर कंपटीशन पैदा हो गया। और किन में कंपटीशन पैदा हुआ, वहाँ के लोकल ट्रेडर्स यानी वहाँ के जो खुद के वहाँ के लोकल व्यापारी थे उन्हीं के बीच में क्या हुआ, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। और कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अब लोग उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे जितना वो सोच रहे थे, ठीक है। तो अब इन यहाँ के लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि यहाँ ब्रिटेन से कहीं बाहर निकला जाए, ठीक है। यहाँ ब्रिटेन से कहीं बाहर निकला जाए, ठीक है। दूसरी बात, और जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई ना, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई उसमें वहाँ के लोगों को दो समस्याएं और झेलनी पड़ी। औद्योगिक क्रांति में दो समस्याएं सामान्य, अगर हम बात करें सामान्य तौर पर उत्पन्न होती ही होती हैं, ठीक है। वो दो प्रॉब्लम्स क्या थी अगर मैं बात करूं, एक तो थी कि जब प्रोडक्शन मशीनों से होगा तो उसके लिए क्या जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि कच्चा माल मशीन से कम प्रोडक्शन होता था तो कच्चा माल कम लगता था तो उसकी सप्लाई जल्दी से हो जाती थी, ठीक है। और जब मशीन से प्रोडक्शन होने लगी तब कच्चे माल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, ठीक है, और रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए था। उसके बाद अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल इन लोगों को मिल भी जाता, रॉ मटेरियल इन लोगों को मिल भी जाता और इन्होंने प्रोडक्शन कर भी ली, ठीक है, तो वो उस प्रोडक्शन को, उस उत्पाद को क्या अपने घर में रखेंगे, क्योंकि व्यापार किस लिए करते हैं हम, पैसा कमाने के लिए, तो वो घर में तो नहीं रखते। और मान लीजिए यूरोप में बेच भी दिया तो यूरोप कितना सा है, अगर मैं आपको तुलना करके बताऊं तो हमारे जो उत्तर प्रदेश है उससे भी छोटा ही है यूरोप, ठीक है। तो ये स्वाभाविक सी बात थी कि वो प्रोडक्शन अपने घर में नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो दूसरी समस्या जो थी वो थी मार्केट की, ठीक है। दूसरी समस्या थी वो थी क्या थी, मार्केट की, कि इनको एक मार्केट भी चाहिए थी जहाँ पर हम क्या करें, लोगों को सामान या फिर कहीं ये उत्पाद बेच सकें, ठीक है। ये जो मुख्य कारण था यूरोप के अंदर व्यापारियों के कंपटीशन का, वो था औद्योगिक क्रांति को माना जाता है, ठीक है। और इसी औद्योगिक क्रांति की वजह से वहाँ के कुछ लोगों ने क्या किया, थोड़ी थोड़ी कैपिटल लगाई और एक अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाकर और एक कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग थे लगभग 217 साझेदार थे, या कहीं हम 217 पार्टनर थे। 217 लोगों ने थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाई और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कर दिया, ठीक है। और ये जो कंपनी थी ये क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोकल बंदों ने इसको बनाया था, तो ये प्राइवेट कंपनी थी और गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों हुई थी, इसके पीछे की वजह क्या थी, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज़ यस लिख दें। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जो भी दिक्कत है वो टाइप कर दें लाइव चैट में जाकर, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। अब इसको व्यापार करने के लिए जाना था कहाँ पर, भारत, ठीक है। बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिस्क लेना चाहा, ठीक है, क्योंकि कंपनी बना ही इसीलिए थी कि हम रिस्क लेंगे, क्योंकि हम यूरोप में तो डूब ही रहे हैं, ब्रिटेन में तो डूब ही रहे थे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका था। या तो उनको लगा कि या तो हम अच्छे से डूब जाएंगे या फिर हम अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका था। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि अब इन्होंने रिस्क लेना चाहा, ठीक है। और ये कहाँ गए, वहाँ की महारानी के पास। उस समय जो महारानी थी वहाँ की वो कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। तो कंपनी कहाँ आई, महारानी के पास, कि कहा कि देखिए महारानी जी, हम व्यापार करना चाहते हैं भारत के साथ और हम वहाँ व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। तो महारानी ने कहा ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आज आप मान लीजिए अगर भारत का कोई व्यापारी किसी विदेश के साथ व्यापार करना चाहता है वहाँ, या विदेश में जाकर व्यापार करना चाहता है तो उसको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ थी, ठीक है, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से बाहर जाएगी तो उसको एलिजाबेथ से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जब वो एलिजाबेथ के पास परमिशन लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि देखिए महारानी जी, हमें क्या है कि भारत के साथ व्यापार करना है। तो महारानी ने कहा ठीक है, आप व्यापार करिए, कोई बात नहीं, पर एक बात ध्यान में रखिए, आप सिर्फ व्यापार करने जाएंगे और वहाँ पर कोई लड़ाई या दंगा या फसाद करने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एलिजाबेथ ने कहा कि ठीक है आप व्यापार करिए। तो कंपनी ने कहा पर ऐसे नहीं, हमारी कुछ शर्तें हैं, क्योंकि हम रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। और रिस्क क्या था, मान लीजिए आप ज़रा सोच के देखिए
ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पहली बार भारत जाएगी व्यापार करने के लिए। और भारत में क्या परिस्थितियाँ हैं, कहीं पे मुगल काल है, कहीं पे कोई राजा है, कहीं पे कोई राजा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा, किसने कहा, कंपनी के लोगों ने कहा कि देखिए महारानी जी, अगर हम भारत जा रहे हैं तो हमारा उसमें रिस्क है। और कैसा रिस्क है कि मान लीजिए वहाँ के लोग, क्या पता वहाँ के लोग हमें एक्सेप्ट करें या ना करें, क्या पता वहाँ के राजा हमें अपने साम्राज्य में माल बेचने दें या ना दे, हमारे साथ व्यापार करने दें या ना दें, या हमें भारत में घुसने दिया जाए या ना दिया जाए, ठीक है। तो ये भी रिस्क हो सकता है, कहीं हमारा जो कंपनी जो हमने इन्वेस्ट की है ये पैसा भी हमारा डूब ना जाए, ठीक है। तो महारानी को लगा कि हम बात तो सही है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि फिर कंपनी ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप हमें एकाधिकार दीजिए, ठीक है। आप बार बार एक शब्द सुनेंगे जिसका मतलब होता है व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है, बिजनेस मोनोपोली, ठीक है। तो कंपनी ने कहा, किसने कहा, कंपनी ने कहा, किसे कहा, महारानी से कहा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अब महारानी की जगह एक वर्ड यूज़ करूंगा जिसका नाम है ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। और इस ब्रिटिश क्राउन में चाहे वो महारानी होगी, चाहे कई बार फिर बाद में महाराजा भी बना है, ठीक है, राजा भी बना है, पुरुष भी बना है, और महिला, दोनों के लिए एक वर्ड यूज़ होता था ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो अब मैं ब्रिटिश क्राउन कहूँगा तो आप समझ जाना। तो कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को कहा कि देखिए हमारा रिस्क तो है, पर आप हमें कुछ रियायत दीजिए, छूट दीजिए, और हमें व्यापार में क्या दीजिए, एकाधिकार दीजिए, ठीक है। और इस व्यापारिक एकाधिकार को आप बार बार आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब अभी समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है कि अगर हम भारत के साथ व्यापार करने जा रहे हैं तो सिर्फ हम ही व्यापार करने जाएंगे, हमें देखकर ब्रिटेन का कोई दूसरा व्यापारी वहाँ पर ना आ जाए। तो व्यापारिक एकाधिकार का क्या मतलब हुआ कि अगर हम भारत व्यापार करने जा रहे हैं, या फिर हम किसी ब्रिटेन से बाहर किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करने जा रहे हैं, तो हम ही वहाँ पर व्यापार करें, हमें देखकर ब्रिटेन का कोई दूसरा व्यापारी वहाँ पर ना आए, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम थी, देखिए, क्योंकि ब्रिटेन में तो क्या हो गया था, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि अब वहाँ जो प्रोडक्शन होती थी अब मशीन के साथ होती थी, ठीक है। और अगर हम भारत की बात करें, उस समय भारत में कहाँ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और कहाँ मशीनों के साथ प्रोडक्शन होती थी। हमारे यहाँ क्या होता था उस समय, हाथ के साथ प्रोडक्शन होती थी, जिसको क्या बोलते थे, हथकरघा उद्योग, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए हाथ के साथ प्रोडक्शन होगी तो उसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, और लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी तो उस जो वो गुड्स तैयार होगा, जो माल तैयार होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर मशीन से माल तैयार होगा तो उसमें लेबर कॉस्ट कम पड़ेगी, और उस जो वस्तु है उसकी जो वैल्यू है, उसका प्राइस है, उसका रेट है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनको लगा कि हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, अगर हम भारत में जाकर माल बेचेंगे तो हमारा बोलबाला तो पहले हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो पुरानी तकनीक यूज़ करेंगे और हम तो मशीन के साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाएंगे, हमारा बोलबाला तो हो ही जाएगा, ठीक है। और वहाँ के व्यापारी हमारे सामने कैसे टिक पाएंगे, ठीक है। अगर हमें देखकर हमारे यूरोप के या हमारे ब्रिटेन के ही लोग वहाँ पर आगे व्यापार करने, तो हमारा ये भी अच्छा माल बनाएंगे, क्योंकि इनको भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो पूरे ब्रिटेन में शुरू हुई थी, पूरे यूरोप में शुरू हुई थी, ठीक है। तो जो हमारा कंपटीशन होगा वो वहाँ के व्यापारियों की बजाय हमारे खुद के लोगों के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो समस्या ये थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए महारानी जी, अगर हम व्यापार करने जा रहे हैं तो हम ही व्यापार करें, हमें देखकर कोई दूसरा ब्रिटेन का व्यापारी ना आए। तो महारानी ने कहा ठीक है, जाइए, आपको व्यापारी के अधिकार दिया जाता है, ठीक है, पर आप सिर्फ वहाँ व्यापार करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। और फिर कंपनी ने एक बात और कही, जिससे एलिजाबेथ प्रथम को जो ये व्यापारिक एकाधिकार देने में कोई समस्या नहीं आई, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखिए महारानी जी, कि अगर हम व्यापार करने जा रहे हैं बाहर, ठीक है, अगर हम मान लीजिए भारत व्यापार करने जा रहे हैं, अगर जो वहाँ से जो हम व्यापार कर सामान लेके आएंगे तो लाएंगे तो ब्रिटेन में ही, और अगर हम वहाँ से जितनी भी इनकम कमाएंगे आएंगे तो ब्रिटेन ही, क्योंकि घर तो हमारा ब्रिटेन ही है, ठीक है। तो जो भी हम वहाँ से कमा के लाएंगे है तो सारा कुछ आपका ही, क्योंकि राजा महाराजाओं की जो इनकम का सोर्स होता था वो क्या होता था, टैक्स, ठीक है। अगर हम जितना व्यापार करेंगे आप उतना हमसे टैक्स लीजिए। तो महारानी को लगा हाँ बात तो सही है भाई, ठीक है। तो यहाँ से महारानी से इन्होंने क्या किया, व्यापारिक एकाधिकार ले लिया, ठीक है। अब देखिए कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका भारत में जाना आसान बात नहीं थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भारत में अंग्रेज़ों से पहले
पुर्तगाली आ चुके थे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पुर्तगाली यहाँ पर आ चुके थे। और भारत में जो अभी स्ट्रॉन्ग, अगर हम किंग की बात करें, मजबूत जो साम्राज्य था अभी, वो था मुग़ल काल, ठीक है। और जो पुर्तगाली थे उन्होंने मुग़लों को काफ़ी पहले ही क्लोज़ कर लिया था। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों और मुग़लों के बीच में व्यापार होता था। किसका? क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो, उनके पास बहुत अच्छे घोड़े थे, वो घोड़े का अपने घोड़े बेचा करते थे पुर्तगालियों, इसको मुग़लों को, ठीक है। और मुग़लों से यहाँ भारत से जो भी ये मसाले वगैरह हैं, वो रेशम वगैरह, वो यहाँ से यूरोप लेके जाया करते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पुर्तगालियों ने मुग़लों को पहले ही क्लोज अपने कर लिया था, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अब जो दूसरी समस्या आने वाली थी वो थी कि मुग़लों से व्यापारिक एकाधिकार कैसे लिए जाएं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपको किसी साम्राज्य के या किसी राजा के साम्राज्य में व्यापार करना है, ठीक है, तो वहाँ से व्यापारिक एकाधिकार तो लेना पड़ेगा ना, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। आज मान लीजिए अगर आपको किसी दूसरे राज्य में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो जैसे मान लीजिए आप हरियाणा से हो, ठीक है, अगर आपको पंजाब में बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। तो सेम फंडा यहाँ था, ठीक है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, वो पहली बात तो कि वो डायरेक्ट भारत नहीं आई, ठीक है। तो डायरेक्ट भारत नहीं आई तो वो कहाँ गई, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सबसे पहले आई इंडोनेशिया, ठीक है। और इंडोनेशिया को आपको पता है क्या बोला जाता था? मसाला द्वीप, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको मसाला द्वीप बोला जाता है, ठीक है। पर मसाला तो भारत में भी पाया जाता था, काली मिर्च, लौंग, ये तो भारत में ही पाए जाते थे। तो इसको मसाला द्वीप क्यों बोला गया? इंडोनेशिया को ही क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर जो मसाले पाए जाते थे वो हाई क्वालिटी के थे, इस वजह से इंडोनेशिया को मसाला द्वीप बोला जाता था, ठीक है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत आने के लिए तैयार हुई तो सबसे पहले भारत नहीं आई, वो कहाँ आई? सबसे पहले आई इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में वो कम से कम 7-8 साल उन्होंने व्यापार किया, ठीक है। वो डायरेक्ट भारत क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता था कि उससे पहले पुर्तगाली यहाँ पर अपनी छवि को, अपनी गुडविल को अच्छा बना चुके थे, किसके सामने? मुग़लों के सामने, ठीक है। तो उनके लिए आसान नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि अब कंपनी के सामने जो मेन समस्या थी वो थी कि मुग़लों से कैसे व्यापारिक एकाधिकार लिए जाएं, ठीक है। तो इस व्यापारिक एकाधिकार को मुग़लों से लेने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कई व्यक्तियों को उस मुग़ल दरबार में भेजा, ठीक है। वो ज़्यादा फिर हिस्ट्री में हो जाएगा डीप, मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ ऊपर से। देखिए, अभी जो शासनकाल चल रहा था वो चल रहा था जहांगीर का, ठीक है। जहांगीर क्या था? यहाँ पर मुग़ल बादशाह था, ठीक है। तो अब इनको व्यापारिक एकाधिकार चाहिए थे, या कहीं व्यापार करने के लिए इसके साम्राज्य में परमिशन चाहिए थी मुग़लों के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले भेजा सर टॉमस रो को, सॉरी, कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है। हॉकिंस को भेजा कि जाइए आप मुग़लों से बात करिए कि हम क्या यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जब कैप्टन हॉकिंस व्यापारिक एकाधिकार लेने में सफल रहा, या ऐसा नहीं है व्यापारिक एकाधिकार का मतलब कि हम ही व्यापार करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे इन्होंने अधिकार लिए मुग़लों से, इसका मतलब वो नहीं था, ठीक है। यहाँ पर जो कैप्टन हॉकिंस इनसे अधिकार लेने में क्यों सफल हो पाया, इसका एक रीज़न ये था कि जो कैप्टन हॉकिंस था एक बड़ा भाषाविद था, और उसको ना कई भाषाओं को ज्ञान था, जैसे अरबी, ठीक है, फ़ारसी, और क्योंकि ये मुग़लों के दरबार में बोली जाती थी, ठीक है। तो इन भाषाओं का इसको ज्ञान होने की वजह से तो जहांगीर ने इसको इम्प्रेस होकर क्या किया, यहाँ पर व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया, ठीक है, व्यापार करने का अधिकार दे दिया। और क्या कहा? देखिए, जहांगीर ने कहा जब कैप्टन हॉकिंस आया कि देखिए भाई, आप सुबह आना, अगर आपको व्यापार करना है सुबह आना, और शाम तक अपना व्यापार करके यहाँ से चले जाना, यहाँ रुकने की हिम्मत मत करना, ठीक है। क्योंकि जहांगीर को पता था ये अंग्रेज़ किसी के नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अंग्रेज़ों के जो माइंड में जो चल रहा था, वो एक लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस सेटअप करने आए थे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब पुर्तगाली यहाँ से आ गए थे तो पुर्तगालियों के आने से पहले भी एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन मिल्टन हॉक, ठीक है। वो अंग्रेज़ व्यक्ति था, ब्रिटिश का था, ठीक है। तो वो पहले ही भारत की यात्रा करके जा चुका था ब्रिटेन में, ठीक है। और उसने भारत की पूरी यात्रा वृत्तांत के बारे में, पूरी यात्रा के बारे में वहाँ के लोगों को बताया था कि एक देश है पूर्व में भारत, इतना अच्छा देश है, इतनी उपजाऊ मिट्टी है, इतना प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, कुछ भी ऐसे क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, जो हमारी यहाँ मिट्टी थी ना बहुत उपजाऊ थी, कुछ भी ऐसे फेंक देते थे वही उगाता था, ठीक है। इसी वजह से तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब ये नहीं था कि भारत के पास सोना ज़्यादा था, इसका मतलब ये नहीं था। सोने की चिड़िया कहने का मतलब यही था कि जो यहाँ की मिट्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी, ठीक है।
तो अंग्रेज़ों को भारत के बारे में पहले थोड़ा बहुत ज्ञान था, ठीक है। तो अब ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस सेटअप के बारे में सोच रहे थे, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने मुगलों से व्यापारिक एकाधिकार लेने के लिए देखिए क्या क्या किया, ठीक है। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कैप्टन हॉकिंस ने क्या व्यापारिक एकाधिकार ले लिया, क्या अधिकार ले लिया कि हम सुबह आएंगे और शाम को यहाँ से बिजनेस करके चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आया सर टॉमस रो, ठीक है। अब ये क्या कहने लगा देखिए साहब, जनाब बादशाह जी, हम इतनी दूर से आते हैं और इतना सारा सामान उठाकर लेके आते हैं, ठीक है। इतना भारी सामान उठाकर लेके आते हैं और फिर यहाँ पर बेचते हैं, ठीक है। तो क्या आपको आपके यहाँ पे जो साम्राज्य है आपके यहाँ थोड़ा रहने को मिल जाएगा? तो जहांगीर को लगा हाँ चल कोई बात नहीं, रह लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रह लो। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक छोटी छोटी अपने कॉलोनी बसानी शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद एडवर्ड टेरी आया। उसने क्या कहा कि देखिए साहब, आपके यहाँ आपके साम्राज्य में बहुत चोर रहते हैं, ठीक है। कई बार हमारा माल चोरी कर लेते हैं, तो क्या हम अपने माल की सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर किलेबंदी कर लें क्या? जहाँ हमने अपनी बस्ती बसाई है, छोटी सी कॉलोनी बसाई है, क्या उसकी किलेबंदी कर लेगा? तो जहांगीर को लगा हाँ बात तो सही है भाई, कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो किलेबंदी भी कर ली, ठीक है। उसके बाद विलियम फिंच आया। विलियम फिंच क्या कहता कि देखिए साहब, आपके यहाँ जो चोर हैं बड़े शैतान हैं। तो जहांगीर ने कहा क्यों? कि हमने किलेबंदी तो कर ली, क्या पता वो किले के ऊपर से चढ़ के आ गए तो फिर? तो ये तो जहांगीर को लगा हाँ बात तो सही है। तो क्या हम अपनी सुरक्षा के लिहाज से सेना रख ले क्या, सैनिक रख ले क्या? तो जहांगीर को लगा हाँ ठीक है रख लो, ठीक है। तो ये भी अधिकार विलियम फिंच ने सेना रखने का अधिकार ले लिया, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो ना, क्या पहले कैप्टन हॉकिंस आया, फिर टॉमस रो, फिर एडवर्ड टेरी और विलियम फिंच, और ये चारों क्या थे? ब्रिटिश अधिकारी थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, और ये ही जहांगीर के शासनकाल में थे, ठीक है। परमिशन लेने के लिए, व्यापार का परमिशन या कहीं हम अधिकार लेने के लिए ही आए थे स्पेशल, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कैसे धीरे 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 जहांगीर से उन्होंने अधिकार ले लिया, क्योंकि ये तंबाकू बेचते थे और तंबाकू खिला खिला कर जहांगीर को गोल कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ आया। शाहजहाँ को ताजमहल बनाने और मुमताज़ से मोहब्बत करने से फुर्सत मिलती, तब वो इन चीज़ों में दिमाग लगाता, ठीक है। तो उसने छोड़ दिया बेचारे ने। शाहजहाँ ने कहा कि ठीक है भाई, कंपनी को तुम अपने हिसाब से कर लो जो आपको सही लगे, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब आया, और औरंगजेब तो फिर आपको पता है औरंगजेब था, वो तो स्ट्रॉन्ग मुगल बादशाह था। तो उसने क्या किया, इन सबको कहा तुम यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से, ठीक है। तो जब इनको वहाँ से इन्होंने भगाया, तो उसके बाद जब इनको वहाँ से भगाया तो उसके बाद ये साउथ में या कहीं हम दक्षिण भारत में ये वहाँ पर ही अपना बिजनेस सेटअप करने लगे, ठीक है। और आपको पता है फिर वो साउथ में वो फ्रांसीसियों के बीच में आपस में लड़ते झगड़ते रहे। आपने पढ़ा होगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ठीक है। और फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों इसको फ्रांसीसियों को निपटाया और खुद वहाँ पर बैठ गए, ठीक है। तो अब इनके सामने समस्या ये थी कि कैसे हम उत्तर भारत में अपने व्यापार को या कहीं अपने बिजनेस को ग्रो करें, ठीक है। बट इनकी किस्मत अच्छी थी, क्यों? क्योंकि इसी समय एक घटना घटित हुई, वो घटना घटित हुई यूरोप में, ठीक है। और उसका इफ़ेक्ट इनके ऊपर पड़ा, ठीक है। क्योंकि अभी पता क्या होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उनका पुर्तगालियों के साथ भी युद्ध होता था व्यापारिक एकाधिकार को लेकर। क्योंकि जो पुर्तगाली थे ये इस बात पे विरोध करते थे कि इनको अधिकार क्यों दिया गया है मुगल बादशाहों के द्वारा, ठीक है। कि इनसे पहले तो हम आ रखे थे, हम इनसे व्यापार करते थे, ठीक है। तो इनके बीच में भी कई डिस्प्यूट हुए हैं, कई युद्ध हुए हैं, वो हम कभी इतिहास में पढ़ेंगे ना, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको अकेला डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। देखिए आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर इस पूरी कहानी का या इनका उन एक्टों से क्या संबंध है, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं इन सबको लिंक करता हुआ आगे लेके जाऊंगा और फिर आपको समझ में आएगा इसका क्या लिंक था, ठीक है। और आप याद रखना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसका मेन उद्देश्य व्यापार करना था, ठीक है। वो यहाँ राजा महाराजा बनने नहीं आए थे, ना उनका शौक था, ठीक है। उनका मेन उद्देश्य था सिर्फ व्यापार करना, ठीक है। सॉरी। तो अब क्या हुआ, यूरोप में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसका इफेक्ट इन पे पड़ने वाला था। वो क्या था?
कि जो पुर्तगाल की महारानी थी जिसका नाम था कैथरीन, ठीक है। और ब्रिटेन का जो उस समय अगर हम बात करें राजा था, दिखाई दे रहा है, उसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। तो यूरोप में क्या हुआ, कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय की क्या हुई, शादी हो गई, ठीक है। और जैसे ही कैथरीन, क्योंकि ये पुर्तगाल की थी और ये ब्रिटेन का था, और पुर्तगाली भी भारत में बैठे थे और ब्रिटेन भी भारत में था ही, उनकी कंपनी थी और इनकी भी कंपनी बैठी थी, ठीक है। जबकि जो पुर्तगाली कंपनी थी वो गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है, वो प्राइवेट नहीं थी, ये प्राइवेट थी। तो जब इनकी शादी हुई तो क्या हुआ कि जो पुर्तगाल के महाराज थे उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी कैथरीन को दहेज में बम्बई दे दिया, बम्बई गिफ्ट कर दिया दहेज में। और जो कि जो बम्बई थी, उस बम्बई पे किसका राज था उस समय, पुर्तगाली कंपनी का, ठीक है, वो वहाँ पर व्यापार करती थी, पुर्तगाली कंपनी का राज था, वो वहाँ पर व्यापार करती थी, ठीक है। और पहले आपको पता है ये चलता था, जैसे मान लीजिए राजा महाराजाओं की बेटियों की शादी होती थी तो क्या होता था, अगर मान लीजिए किसी के साथ शादी हुई राजा के साथ, वो रियासत तुम रख लो दहेज में, वो रियासत तुम रख लो दहेज में, ठीक है। ऐसे बम्बई को भी दहेज में दे दिया, किसको, चार्ल्स द्वितीय को मिला था, ठीक है, किसकी शादी में, कैथरीन की शादी में, ठीक है। और जैसे ही, अब आपको लगेगा कि सर बम्बई को दहेज देने से कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, देखिए अब समझ में आएगा। जब कैथरीन की शादी चार्ल्स द्वितीय से हुई और दहेज में जब मुंबई मिल गई थी, तो अब मेरे को बताओ, चार्ल्स द्वितीय कहाँ का राजा है, ब्रिटेन का, क्या वो ब्रिटेन से भारत में आकर मुंबई की देख रेख करेगा, नहीं, ठीक है, वो इतनी दूर कहाँ आएगा भारत में, ठीक है। तो उसने क्या किया, तो अब जो कंपनी के लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनको लगा कि ये सही मौका है, ऐसा करते हैं कि हम चार्ल्स द्वितीय से क्या करते हैं, मुंबई को किराए पर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सालाना, पता नहीं शायद कुछ अमाउंट थी, मेरे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, पर मैं आपको हिस्ट्री में बता दूंगा। तो कुछ अमाउंट पर सालाना किराए पर मुंबई को किसने ले लिया, कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किससे ले लिया, चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है। अब जब किराए पर मुंबई को ले लिया, तब वहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार किसके हो जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अब जब वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, मुंबई में अपनी कॉलोनी बसा दी, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब कॉलोनी बसाने से क्या हुआ कि जो वहाँ का उस कॉलोनी का जो कच्चा माल था, इन सब की वजह ना, मेन वजह क्या चल रही है, सिर्फ औद्योगिक क्रांति, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति में दो ही चीज़ें थी, रॉ मटेरियल और मार्केट, ठीक है। तो अब मुंबई का जितना भी कच्चा माल था वो किसका हो जाएगा, कंपनी का। और वो सारा का सारा कच्चा माल कहाँ भेज देंगे, ब्रिटेन भेज देंगे। और ब्रिटेन से जब वो पक कर या कहीं हम फाइनल गुड्स तैयार होकर मशीनों के द्वारा आएगा, वो कहाँ आएगा, दोबारा भारत में ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ का जो, जहाँ उन्होंने कॉलोनी स्थापित की मुंबई में, तो वहाँ का कच्चा माल भी उन्हीं का, और जब फाइनल तैयार होकर आता, ठीक है, जब फाइनल तैयार होकर आता तो वो भी उसको बेचने के लिए वहाँ की मार्केट भी उनको मिल जाती थी, ठीक है। तो ये जो औद्योगिक क्रांति की जो समस्या थी, ये दोनों उनको सोल्व हो रही थी, ठीक है, दोनों का सोल्यूशन हो रहा था, ठीक है। तो जैसे ही इनको मुंबई दहेज में मिली ना, तब इनके सपने थोड़े बढ़े, किसके, कंपनी के, ठीक है। हम कंपनी की बात करें ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब मैं कंपनी का नाम लूँगा ना, तो आप समझेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और जब मुंबई इनको दहेज में मिला और वहाँ का अधिकार क्षेत्र इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया, तब इनके क्या हुए, ख्वाब थोड़े बढ़े, ठीक है। तब इनकी व्यापार करने की, पैसा कमाने की लालसा और बढ़ गई, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति व्यापार करता है ना, और जब वो पैसे कमाने लग जाता है, तो उसकी ना पैसा कमाने की जो लालसा होती है वो एकदम बढ़ जाती है, फिर उसको लगता है कि और आजा और आजा और आजा, ठीक है। तो अब मुंबई में ये व्यापार कर रहे थे, ठीक है। तो अब इनकी लालसा हुई कि हम पूरे भारत के साथ व्यापार करें, ठीक है। बट अब देखना यहाँ पर समस्या क्या थी, पूरे भारत के साथ व्यापार करने के सामने, अगर पूरे भारत के साथ ही व्यापार करना चाहते थे, तो इनके सामने दो समस्याएं थी, ठीक है। पहली समस्या थी कि वो थी पेमेंट की, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा पेमेंट क्या क्या मतलब हुआ, ठीक है। और जो दूसरी समस्याएं क्रिएट कर रहा था, वो कर रहे थे नवाब, ठीक है। और ये नवाब कौन होते हैं, कैसे बने, ये भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हिस्ट्री में तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो पहली पेमेंट की समस्या का क्या मतलब हुआ, देखिए व्यापार का एक नियम होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी से कुछ चीज़ खरीदते हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ता है, ठीक है। और उस समय क्या था, उस समय तो जैसे आज की बात करें हम, ठीक है, मान लीजिए आपको भारत में कोई वस्तु पसंद आ जाती है, ठीक है, और आप उसको लेना चाहते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने परचेज़ कर ली वो वस्तु, तो उसके बदले क्या दोगे आप, क्या देंगे, भारतीय रुपया, क्योंकि भारत की करेंसी क्या है, रुपया, ठीक है।
अगर विदेश में अगर कोई वस्तु पसंद आती है आपको, तो उसकी पेमेंट किस में करोगे आप? डॉलर में, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ थी, ठीक है, क्योंकि जब वो भारत के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे ना, जैसे मान लीजिए उन्होंने फॉर एग्जांपल ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, ठीक है, ये कंपनी के हैं व्यापारी और ये भारतीय व्यापारी है, ठीक है। अब जब ये लोग इनसे व्यापार करते, ये कंपनी भारतीयों से व्यापार करती, तो जैसे मान लीजिए बी से क्या लिया इन्होंने? मसाला लिया, ठीक है, क्योंकि मसाले की ज़रूरत थी इनको। मान लीजिए बी से इन्होंने मसाला लिया, पर मसाला लिया तो मसाले के बदले में इनको कुछ देना पड़ता था, ठीक है। अब क्या देंगे? उस समय कोई, अगर हम बात करें, करेंसी तो नहीं थी, अगर करेंसी थी भी तो हर राज्य की अलग अलग थी, ठीक है, तो उसको पेमेंट करने में इनमें बड़ी दिक्कत आती थी, ठीक है। तो उसके बदले ये क्या देते थे? सोने, ठीक है, जेवरात, चांदी, ये बहुमूल्य वस्तुएं इनको बदले में देनी पड़ती थी, ठीक है। पर इस वजह से क्या होता था, इनको वो प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था जो ये सोच रहे थे। क्यों? जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, और आप उसी अकाउंट से डेली निकाल निकाल कर अपनी बर्थडे पार्टी कर रहे हो, ठीक है, तो ये वो बात हुई थी, ठीक है, क्योंकि जितना ये ले रहे थे उससे दुगना ये दे भी रहे थे, ठीक है। तो इनके सामने समस्या थी कि कब वो ऐसा दिन आए जब हम जो यहाँ का माल है यहीं के लोगों के करेंसी या यहीं के लोगों के पैसे के द्वारा खरीदें और ब्रिटेन में भेज दें, ठीक है। तो ये समस्या थी एक तो, ठीक है। तो और ये समस्याएं, दोनों समस्याएं सोल्व होने वाली थी, मैं आपको बताऊंगा कैसे सोल्व होने वाली थी, ठीक है। तो एक समस्या क्या थी? पेमेंट की। पेमेंट का मतलब समझ गए ना? तो वस्तु के जब ये लेते थे तो उसके जब व्यापार करते थे तो उसके बदले इनको कुछ बहुमूल्य वस्तुएं भी देनी पड़ती थी व्यापारियों को, ठीक है। और जो दूसरी समस्या थी वो क्रिएट हो रही थी नवाब लोगों की वजह से। क्यों? मान लीजिए जैसे बंगाल में अलग नवाब बैठता था, ठीक है, मद्रास में अलग था, बम्बई में अलग था, अलग अलग रियासतों में अलग अलग नवाब हुआ करते थे, ठीक है। और ये नवाब लोग कैसे आए? ये नवाब पद कैसे बना था? मान लीजिए पता क्या होता था कि जब हमारे देश में मुग़ल काल था, ठीक है, और जो मुग़ल बादशाह था उसका जो क्षेत्र था, एरिया था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। अकेला वो दिल्ली तक सीमित नहीं था, ठीक है, वो बहुत बड़ा था, इधर पीछे बंगाल तक सीमित था, ठीक है। और अब मुग़ल बादशाह दिल्ली से तो उसको रेगुलेट करेगा नहीं, इतनी दूर कैसे आएगा रेगुलेट करने, ठीक है। तो उन रियासतों को, उन एरिया को, उन क्षेत्रों को रेगुलेट करने के लिए वो एक व्यक्ति को नियुक्त कर देते थे जो कहलाता था नवाब, ठीक है। जैसे आज की अगर हम बात करें, जो केंद्र सरकार होती है वो दिल्ली में बैठती है, ठीक है, वो कहाँ दूसरे राज्यों में कहाँ उसको रेगुलेट करेगी, ठीक है, जा जाके बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा है भारत, ठीक है। तो आज पता है कि आपको कि उन राज्यों को रेगुलेट करने के लिए राज्यों में क्या बिठा देते हैं? वो गवर्नर, ठीक है। और यही व्यवस्था हुई जब अंग्रेज यहाँ आए, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया तो इन नवाबों को हटाया, ये नवाब पद ही उसके में बाद में जाकर गवर्नर के पद में बदल गए, ठीक है। तो ये नवाब किसके अधीन हुआ करते थे? मुग़ल बादशाहों के अधीन हुआ करते थे। बट जैसे ही मुग़ल कमज़ोर हुए धीरे धीरे, तो इन नवाबों ने क्या किया? अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी, खुद को वहाँ का राजा, स्वतंत्र राजा मान लिया, और ऐसा ही हुआ था, ठीक है, औरंगजेब के बाद। तो बंगाल की बात करें, अगर किसी ईस्ट इंडिया कंपनी को या कंपनी को बंगाल के साथ व्यापार करना था तो नवाब से परमिशन लेनी जरूरी थी, ठीक है। और नवाब परमिशन देने के लिए राजी नहीं था। क्यों? क्योंकि नवाब क्या मांगता था कि अगर मान लीजिए आपको मेरे क्षेत्र में परमिशन व्यापार करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स ज़्यादा चाहता था वो, और टैक्स क्या था? थोड़े से नहीं, थोड़ा नहीं, ज़्यादा टैक्स मांगता था नवाब, ठीक है, क्योंकि जो नवाब की इनकम का सोर्स होता था, राजा की इनकम का सोर्स होता था, वो क्या होता था? टैक्स ही होता था, ठीक है। दूसरा कि जब कंपनी ने कहा कि ठीक है हम टैक्स दे देंगे, पर हमें आपके जो एरियाज़ हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, हम आपके एरिया में टकसाल लगाना चाहते हैं, ठीक है। टकसाल का मतलब सिक्के छापने वाली टकसाल, सिक्के बनाने वाली टकसाल, ठीक है। तो टकसाल लगाने से भी क्या कर दिया नवाब ने? जवाब दे दिया, ठीक है। क्योंकि जो बंगाल था, आज के बंगाल को आप उस समय का बंगाल मत समझिए, ठीक है। जो उस समय का बंगाल था उसमें क्या होता था? वेस्ट बंगाल भी था, ठीक है, असम का हिस्सा भी था, आधा बिहार का भी था, झारखंड का भी था, छत्तीसगढ़ का भी था, और बांग्लादेश तो पूरा ही था जो आज एक देश बना हुआ है। अगर हम बात करें पूर्वी भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो बंगाल के अंदर आता था, और ये बड़ा ही समृद्ध क्षेत्र था, बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र था। क्यों? क्योंकि आपको पता है गंगा ब्रह्मा दोनों नदियाँ वहीं से निकलती हैं, ठीक है, और जो नदी के किनारे क्षेत्र पड़ेगा वो उपजाऊ ही पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो खेती होती थी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कपास, रेशम वगैरह, ये ठीक है, मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है।
तो बंगाल बड़ा एक विस्तृत और बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। तो नवाब जो उस समय जो बंगाल का नवाब था वो था सिराजुद्दौला, आपने पढ़ भी रखा होगा, सिराजुद्दौला, ठीक है। और सिराजुद्दौला ने क्या किया, टकसाल लगाने से मना कर दिया, ठीक है। तो कंपनी के सामने या कहें हम अंग्रेज़ों के सामने दूसरी समस्या क्या थी, नवाब की, ठीक है। तो वो नवाब को भी कैसे भी करके नवाब को वहाँ से हटाना चाहते थे या कहें उनको टपकाना चाहते थे, जिससे वहाँ उनको व्यापार करने के अधिकार मिल जाएं, ठीक है। और दूसरी समस्या थी पेमेंट की, ठीक है। और ये दोनों समस्याएं कैसे कब सोल्व हुई, जब वो बक्सर का युद्ध हुआ और इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है, तब जाकर ये समस्याएं सोल्व हुई, ठीक है। बट ये नवाब को हटाना इनके लिए इतनी आसान बात नहीं थी, ठीक है। देखिए, नवाब को हटाना इनका प्रथम उद्देश्य तो था, पर नवाब को हटाने के लिए दूसरे लोग भी हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ क्या चलता था, वो राजा इसके साथ लड़ता, वो नवाब इसके साथ लड़ता, वो उसके साथ लड़ता, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। और ये अंग्रेज ये सब देख रहे थे, ठीक है, ये ब्रिटिश लोग ये सब देख रहे थे, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी थी ना, कंपनी का मेन उद्देश्य ना वो क्या था, यहाँ पर व्यापार करना, ठीक है। कंपनी का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, व्यापार करना। वो यहाँ पर राजा महाराजा बनने नहीं आए थे, ठीक है। और राजा महाराजा बनने नहीं आए थे, वो तो जब इनको लगा वो ना ही यहाँ किसी से लड़ाई करना चाहते थे। जब इनको लगा कि उनका जो व्यापार है इन्हीं नवाबों पे डिपेंड करता है, मान लीजिए नवाब ने परमिशन नहीं दी अपने क्षेत्र में व्यापार करने की, तो वो व्यापार नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो उनका व्यापार था जो वो पूरा का पूरा डिपेंड करता था नवाबों पर, ठीक है। अगर नवाब ने परमिशन दी तो व्यापार हो सकता था, अदरवाइज नहीं हो सकता था। तो इन्होंने सोचा कि अब नवाबों को टपकाया जाए, ठीक है। और नवाबों को टपकाना कोई आसान बात नहीं थी, ठीक है। तो ये उस सही स्थिति का, सही समय का वेट करते थे। जैसे कि मान लीजिए नवाब को टपकाना या नवाब को हटाना इनका प्रथम उद्देश्य था, पर नवाब को हटाने के लिए कोई ना कोई और दूसरा व्यक्ति भी हुआ करता था। और वो दूसरा व्यक्ति कौन होगा, या तो कोई पड़ोसी राजा होता था, या फिर उसका कोई सेनापति होता था, या फिर उसका कोई भाई होता था, या कोई उसका चाचा होता था, मामा होता था। यही तो चलता था हमारे यहाँ पहले। आपने अगर पुराना इतिहास पढ़ा होगा, उसका बेटा उसको मारकर राजा बन गया, अपने बाप को मारकर फिर वो दूसरा उसका बेटा राजा बन गया। ऐसे ही तो होता था, कोई सेनापति किसी राजा को मारकर नवाब बन गया, ठीक है। और हुआ भी ऐसे ही था, बंगाल में हुआ भी ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि जो सिराजुद्दौला वो अंग्रेज़ों की बिल्कुल भी नहीं सुनता था, ठीक है। और अंग्रेज़ों को उसने व्यापार करने से साफ बिल्कुल ही मना कर दिया था, ठीक है। और जो उसका जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफ़र। ये तो हिस्ट्री हो जाएगी, पर मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए, फिर इन एक्टों का मतलब क्या होगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफ़र, ठीक है। और मीर जाफ़र के बारे में ये जान चुके थे कौन, कंपनी, कि मीर जाफ़र को अगर हम अपने अंदर कर लेते हैं, अपने में कर लेते हैं, इसके अगेंस्ट करवा देते हैं तो ये बात बन सकती है, तब हम इस नवाब को हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही ये इधर जाने लगे, आने लगे, तो इनको पता चल गया कि कौन नवाब के विरुद्ध है और कौन उसके साथ है, ठीक है। और जो नवाब के विरुद्ध होता उसको भड़काना शुरू, ठीक है। और उसको कैसे भड़काते कि तुम बस एक बार विरोध तो करो, ठीक है, एक बार तुम इसके खिलाफ विरोध तो करो। और जैसे ही ये विरोध करते, ठीक है, जैसे ही विरोध करते, मान लीजिए मीर जाफ़र इसके खिलाफ विरोध करता, ठीक है, तो मीर जाफ़र ये आपस में लड़ने लग जाते। और ये जाकर जो अंग्रेज़ क्या करते, जाकर जिसको भी नवाब बनाना है उसको सपोर्ट कर देते थे जाकर, ठीक है। तो वो नवाब बन जाता था, ठीक है। और ऐसे ही हुआ था बंगाल में, इनका आपस में हुआ युद्ध, ठीक है। सिराजुद्दौला का हुआ किसी के साथ युद्ध, तो उसका सेनापति ये था, और जाकर अंग्रेज़ों ने इसको सपोर्ट कर दी और ये मर गया। और अब नवाब कौन बन गया, मीर जाफ़र, ठीक है। अब अंग्रेज़ों को लगा, देखिए, अब मीर जाफ़र को कहा अंग्रेज़ों ने, देखिए आपकी जो औकात थी वो थी सेनापति की, और हमने आपको बना दिया नवाब, ठीक है, तो आप हमारा काम नहीं करोगे। तो इसलिए सी बात थी कि स्वाभाविक सी बात है कि वो उसका काम करेंगे, किसका, अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो मीर जाफ़र ने पूरे व्यापारी के अधिकार दे दिए कि आप जाइए आराम से व्यापार करिए बंगाल के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब मीर जाफ़र सेनापति बन गया था। पर थोड़े दिनों बाद जब पूरा व्यापार अंग्रेज लगे करने, तो उनको लगा ये तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है, इसको तो वैसे ही बना दिया हमने, शासक बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इस मीर जाफ़र को भी हटा दिया, और जो इसका दामाद था मीर कासिम, उसको नवाब बना दिया, ठीक है।
और जो मीर कासिम था, मीर कासिम को पता था कि जो ये अंग्रेज़ हैं वो किसी के नहीं हैं, ठीक है, ये बड़े हरामी हैं, ये किसी के नहीं हैं, ठीक है। तो मीर कासिम इनको व्यापार करने नहीं देता था, और वो मीर कासिम ने क्या किया, सबसे पहले अपनी जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफ़र कर लिया कहीं और, ठीक है। तो ये नवाब अंग्रेज़ों को व्यापार करने में बड़ी ही समस्या उत्पन्न करते थे, पैदा करते थे, ठीक है। तो लास्ट में इनको लगा कि अब ये नवाब हमारे किसी काम के नहीं हैं, तो इनको क्या लगा, अब इनको लगा कि अब इनको हटाओ और खुद ही बन जाओ नवाब, ठीक है। तो जब आपको पता है 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें सिराजुद्दौला को हटाया, और जब बक्सर का युद्ध हुआ तो तब मीर कासिम ये सब हटा दिए और खुद वहाँ पर क्या बन गए, नवाब बनकर बैठ गए बंगाल में, ठीक है। और 1764 के बाद आपको पता है 1765 में क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई। और जैसे ही इलाहाबाद की संधि हुई तो यहाँ के जो दीवानी मामले थे, दीवानी अधिकार थे, वो किसको मिल गए, अब कंपनी को मिल गए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो मुगल बादशाह था आलमगीर, उससे क्या किया, दीवानी अधिकार ले लिए। और जो बक्सर का युद्ध क्या था, प्लासी का युद्ध क्या था, ये तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बस आपको आइडिया लगना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आफ्टर ऑल हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, सब नवाबों को हटा दिया, ठीक है। और जो ये पेमेंट वाली समस्या थी ना, अब वो भी पूरी हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जब दीवानी अधिकार इनको मिल गए, और दीवानी का क्या मतलब होता है, अगर हम बात करें दीवानी अधिकार का मतलब था कि इनको यहाँ पर टैक्स वसूलने की पावर मिल चुकी थी। अब ये जनता से, यहाँ की लोकल जनता से टैक्स वसूल सकते थे, ठीक है। और इलाहाबाद की संधि में यही तय हुआ था कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद इन्होंने टैक्स वसूलना शुरू किया, और जो टैक्स वसूलते उस टैक्स से वहाँ के व्यापारियों की पेमेंट करते और अपना माल लेकर, रॉ मटेरियल लेकर ब्रिटेन भेजते, और ब्रिटेन से उसको पकाकर दोबारा भारत ले आते और फिर दोबारा यहाँ पर बेचते, ठीक है। और जो अपना माल था ना, ये अपने माल को कम कीमत पर बेचते थे। क्यों? क्योंकि इनका माल मशीन के साथ बनता था तो कॉस्ट कम पड़ती थी, और जो भारत के व्यापारी थे जो वो हाथ से बनाते थे उनकी कॉस्ट ज़्यादा थी, और तो वो महंगे माल बेचते थे। तो इससे क्या हुआ, भारत का जितना भी व्यापार था वो सब चौपट हो गया था, क्योंकि उस पर फ़र्क पड़ना ही पड़ना था। क्योंकि वो भारत का व्यापार, जो भारत के व्यापारी थे वो क्या करते थे, अधिक कीमत पर बेचते थे, और ये कम कीमत पर बेचते थे। वजह क्या है आपको पता चल गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब कंपनी वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, क्योंकि जो बंगाल का क्षेत्र इनको मिला, और मैंने आपको बता दिया कि बंगाल का क्षेत्र कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। और जब बंगाल का क्षेत्र इनको मिल गया, वहाँ व्यापार करने का अधिकार मिल गया, और वहाँ पे टैक्स वसूलने का भी अधिकार मिल गया, तो वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। कौन? कंपनी के लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। ये व्यापार कर, एक कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे यहाँ पर। तो कंपनी के साथ साथ ये पर्सनल व्यापार भी करने लगे थे अपना पर्सनल, ठीक है। सबने अपना पर्सनल व्यापार भी खोल लिया था, उस सारे के सारे जितने भी पार्टनर थे, ठीक है। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा रिच होते जा रहे थे दिन प्रतिदिन, और इनको देखकर अब ब्रिटेन में बातें बननी शुरू हो चुकी थी, ठीक है। अब वो जो मैंने बताया था ना रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्यों आए थे अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आएगा आपको समझ में। तो अब ब्रिटेन में इनके खिलाफ कुछ बातें उड़ने लगी थी, जो दूसरे व्यापारी थे। अब ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश क्राउन था उसको भड़काना शुरू कर दिया, ठीक है, उसको भड़काना शुरू कर दिया। अगर मैं इस पूरी स्टोरी का आपको, अगर मैं कहूँ इस पूरी जो मैंने स्टोरी बताई है, इसका अगर एक सार कहूँ, मैं एक पॉइंट में कहूँ तो क्या कहूँगा कि वो यहाँ पर राज करने नहीं आए थे, वो यहाँ पर क्या आए थे, व्यापार करने। सिर्फ उनका उद्देश्य क्या था, व्यापार करना, और उसकी वजह थी औद्योगिक क्रांति। और वो तो राज इसलिए करने लगे जब उनको पता चला कि जो हमारा व्यापार है इन राजाओं नवाबों की मंशा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इनको देखकर जब ब्रिटेन के लोग देखते कि उनको लगता कि वाह, ये तो दिन प्रतिदिन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, और रियली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। इलाहाबाद की संधि और बक्सर के युद्ध के बाद तो ना कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि जो ब्रिटेन के लोग थे वो ये सोचते थे कि ब्रिटेन में यही लोग आएंगे आगे, राजा महाराजा के, ठीक है। अब वहाँ के लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन को भड़काना शुरू कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन को कैसे भड़काया, देखिए देखिए महाराज, ये गए थे वहाँ पर व्यापार करने, फोड़े की दवाई बेचने, मलहम बेचने कि मलहम ले लो। अब ये भारत देश को मलहम लगा रहे हैं। वैसलीन बेचने गए थे कि होंठ पे लगाओ, होंठ मुलायम होंगे। आप इनकी गतिविधियों को देखिए, इनकी मंशा को देखिए। वो वहाँ के लोग भड़काने लगे अब ब्रिटिश क्राउन को कि इनको देखिए, अगर आप इन पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके होठों पर लिप बाम लगाएं। अब सच में
ब्रिटिश क्राउन को चिंता होने लगी, बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। उनको लगा कि वाकई में जो कंपनी थी बहुत पावरफुल हो चुकी थी, और वहाँ के जो लोग थे वो भड़का ही रहे थे। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपनी जो गई थी व्यापार करने, कभी भारत से आए सेना लेकर और महाराजा से बोले कौन हो तुम, यहाँ से निकलो, चलो निकलो यहाँ से। और क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा एक दो बार पहले हो चुका था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1688 में जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोलते हैं, रक्तहीन क्रांति बोलते हैं। उसमें क्या हुआ था, यही तो हुआ था। जो राजा था उसके अधिकार एकदम नीचे कर दिए थे, एकदम डाउन हो गए थे अधिकार, और जो संसद थी उसके अधिकार ऊपर कर दिए थे। ठीक है, तो तब भी राजा महाराजा कुछ कर नहीं पाए थे। ठीक है, अब ब्रिटिश क्राउन को सच में चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही ना उखाड़ कर फेंक दे। और क्योंकि हो भी सकता था, क्योंकि डे बाय डे पावरफुल हो रहे थे बहुत ज़्यादा ये। ठीक है, बस अब आपको समझ में आएगा रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन ने इसी कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन से एक एक्ट भेजा, वो कहलाया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, क्योंकि कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, इस वजह से कंपनी के लिए ब्रिटेन से रेगुलेटिंग एक्ट बनकर आया, वही कहलाया रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि ये एक्ट था, ये किसके लिए था, भारत के लोगों के लिए नहीं था, ये एक्ट था किसके लिए, कंपनी के लिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। और जब जब ब्रिटिश क्राउन को ये लगता कि कंपनी बार बार कोई ना कोई गड़बड़ करेगी, धन से ब्रिटेन से एक्ट बनकर आता और लो फॉलो करो। ठीक है, और जब जब ब्रिटिश क्राउन को लगा कि फिर गड़बड़ करेगी, फिर ब्रिटेन से एक्ट बनकर आता, लो फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि फॉलो करना इनका उत्तरदायी था। ठीक है, अगर वो फॉलो ना करते तो व्यापारिक एक अधिकार इनका समाप्त करते और फिर इनको दोबारा ब्रिटेन में बुला लेते। ठीक है, और क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त नहीं करना चाहते थे वो, क्योंकि आफ्टर ऑल ब्रिटेन को भी फायदा हो ही रहा था उसका। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल जाता और कंपनी से टैक्स जाता था। ठीक है, और डायरेक्ट भी एकदम से व्यापारिक एकाधिकार नहीं समाप्त कर सकते थे। ठीक है, तो इस कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए आया था रेगुलेटिंग एक्ट, यानी उनको रेगुलेट करने के लिए आया था रेगुलेटिंग एक्ट। अब आपको समझ में आया होगा कि ये एक्ट थे, ये क्यों आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और ये जो एक्ट था ना रेगुलेटिंग एक्ट, ये लिखित था, आपको मैं बता दूँ ये रिटन में था। ठीक है, ये लिखित था, और ब्रिटेन ने अपनी परंपराओं को तोड़कर ये लिखा वाला संविधान बनाया था कंपनी के लिए स्पेशल। क्योंकि जो ब्रिटेन में जो काम होता है वो सारा क्या होता है, मौखिक होता है, परंपराओं के अनुसार होता है सारा काम। ठीक है, बट कंपनी के लिए अपनी परंपराओं को तोड़कर लिखित संविधान बनाया था, किसके लिए, कंपनी के लिए। ठीक है, और कंपनी भारत में थी, इस वजह से हम भारत के जो संविधान का निर्माण है वो 1773 के एक्ट से मानते हैं, क्योंकि ये भारत में संविधान का पहला प्रारूप था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें क्या प्रावधान थे। ठीक है, अब हम एक्टों को पढ़ेंगे। अब जो ये एक्ट आए थे इनकी क्या वजह थी, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम, एक्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या प्रोविज़न थे।